नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हमारी ये विशेष पेशकश इस समय आप उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से देख रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तरी इजराइल में जबरदस्त रॉकेट और मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं और उससे इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लग गया है। यहाँ का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, उसे एक तरह से उत्तरी इजराइल में खासतौर पर ओवरवेल्म कर दिया। जिस तरह के रॉकेट और मिसाइल अटैक्स हुए हैं, 65 लोग घायल हुए हैं। एक मिलिट्री बेस में बिन्यामीना का वो इलाका कहलाता है, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर दक्षिणी हाइफा के पास वो इलाका आता है। इस बीच एक और जो बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए यहाँ पर थर्ड सिस्टम या थर्ड सिस्टम जिसे अमेरिका में कहा जाता है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल डिफेंस शील्ड, उसको यहां तैनात करने का निर्णय किया है और इसको इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। आप जानते हैं इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है और उसके बावजूद ईरान की जब 1 अक्टूबर को मिसाइलें आई थी, 181 से 200 के बीच, लगभग 200 मिसाइलें जो ईरान ने फायर की थी, ज्यादातर को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कुछ मिसाइलें फिर भी यहाँ के जो निवटिम एयरबेस है उसके आसपास या उसके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में गिरने में सफल रही थी। जानमाल का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर 181 या 200 मिसाइलों में से 2 या 4 भी गिर जाती है, इस बार जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगली बार ज्यादा नुकसान हो भी सकता है, क्योंकि इजराइल पलटवार करेगा, ये तो तय है। इजराइल के पलटवार के बाद क्या परिवर्तन आएगा, ये समय सबसे बड़ा प्रश्न है और इसीलिए अमेरिका ने निर्णय किया है कि उसका थर्ड सिस्टम यहां तैनात किया जाएगा। और जैसा इसका नाम, पहले मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है आपको विस्तार से बताता हूं। ये जो थर्ड सिस्टम है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस या एरिया डिफेंस शील्ड जो है, थर्ड सिस्टम, ये काम कैसे करता है। जब कोई दुश्मन देश इजराइल पर मिसाइल फायर करता है तो जाहिर है एक मिसाइल नहीं फायर होगी, एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक कई मिसाइलें एक साथ फायर होंगी। तो ये जो मोबाइल सिस्टम है थर्ड का, इसमें रेडार कई होते हैं। इसका रेडार वो मिसाइल फायर हुई वो देख लेता है। फिर इसमें एक वेपन गाइडिंग सिस्टम होता है। वो वेपन गाइडिंग सिस्टम रेडार से वो जानकारी वेपन गाइडिंग सिस्टम को जानती है या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को, और पीछे कम से कम 8 ऐसी बैटरीज लगी रहती हैं। वो बैटरीज के पास ये जानकारी आती है, 2, 4, 6, 8, आप जिस तरह से भी डिप्लॉय करना चाहे, तो ये मिसाइलें उनके पास लगी रहती हैं। और ये मिसाइलें, यानी दुश्मन की मिसाइल इनकमिंग अंदर आ रही है आपके देश में, और यहां से आपकी मिसाइल वापस जा रही है, और वो बाकायदा उसके कंप्यूटर में फीड किया जाता है पूरी ट्रैजेक्टरी कि मिसाइल यहां आएगी। और ये हाई ऑल्टीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है। हम लोग भारत में जब बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड की ग्राउंड पर, तो वो 12,000 फीट, 13,000 फीट, 9,000 फीट के ऊपर कुछ भी हाई ऑल्टीट्यूड भारत में माना जाता है आदमी की दृष्टि से। मतलब आदमी जब पहाड़ों पे जाते हैं तो 9,000 फीट पर हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है, 14,000 पे एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है, और फिर 19,000 पर तो एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन आदमियों के लिए है, लेकिन मिसाइलों के लिए जो है वो 150 किलोमीटर, आकाश में 150 किलोमीटर, यानी एटमॉस्फेयर के बाहर, जिसको एंडो एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड कहते हैं, 150 किलोमीटर बाहर ये जाके मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, मिसाइल भी 2 प्रकार की आपके पास आती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, और वैसे तो कई तरह की मिसाइल होती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये जो थर्ड सिस्टम है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। तो मान लीजिए ईरान ने मिसाइल फायर की, और ऐसा पक्का होने ही वाला है जब ईरान इजराइल पलटवार करेगा अब से कुछ थोड़े ही समय बाद,
तो ईरान उसका पलटवार करेगा और उससे पहले ये THAAD सिस्टम यहां लगाया जा रहा है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD का काम कैसे करता है, तो मैं आपको बता रहा था कि उनका ये C-17 जो ग्लोब मास्टर विमान है, ये अमेरिका के सबसे ज्यादा मालवाहक, ज्यादा भार ले जाने वाले विमान है। इन विमानों में ये THAAD सिस्टम रोड मोबाइल है, तो बड़े बड़े ट्रकों में ये सिस्टम आता है। मिसाइल अलग, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम अलग और रेडार अलग। तो जो उसका रेडार है वो इनकमिंग मिसाइल को देखता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, उसके जो कंप्यूटर्स लगे हैं वो उस मिसाइल की ट्रैजेक्टरी, कि वो किस तरह उड़ान भर रही है, अभी धरती से फायर हुई, एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड पर पहुंची, एक्सो ऑल्टीट्यूड पर पहुंची, एटमॉस्फेरिक ऑल्टीट्यूड पर पहुंची और फिर री एंट्री कर रही है एटमॉस्फेयर में, और वहीं जाकर ये मिसाइल उसको ध्वस्त कर देती है। इसमें अपना कोई विस्फोटक नहीं होता, ये केवल अपनी शक्ति से, अपनी गति से इनकमिंग मिसाइल को ध्वस्त कर देती है और दोनों मिसाइल आकाश में ही फट जाती हैं, और ऐसे फटती है कि उसका जो मलबा गिरता है वो एटमॉस्फेयर में जलता हुआ फिर नीचे आ जाता है। तो जमीन पर ज्यादा नुकसान, बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिस तरह शॉर्ट रेंज मिसाइल या मीडियम रेंज मिसाइल पहुंचा सकती है। तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को आपकी सीमा से दूर, यानी इसमें जो रेडार लगा है, ये मिसाइल फायर हुई मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर, ये 1000 किलोमीटर दूर कई टारगेट्स को एक साथ देख भी सकता है। तो जैसे ही मिसाइल फायर हुई, गाइडेंस सिस्टम को आदेश हुआ, गाइडेंस सिस्टम ने फिर मिसाइल को आदेश किया और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुक 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 जुक, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि एक मिसाइल को डाउन कर देगी, और फिर ईरान भी अगर मिसाइल फायर करेगा तो कई मिसाइल फायर करेगा, तो यहां से भी कई मिसाइल फायर होंगी और उसको गिराने का प्रयास करेंगी। इस तरह ये जो THAAD सिस्टम है, ये अमेरिका में निर्मित है। इसकी कल्पना तो 2000 के आसपास, ये लॉकहीड मार्टिन और रेथियन का सिस्टम है। 2022 में इसको टेस्ट भी किया गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये तैनात भी है, उसके अलावा दक्षिण कोरिया में ये तैनात है। और क्योंकि ये दक्षिण कोरिया में तैनात है, तो इससे चीन को लगता है कि चीन की कोई भी मिसाइल अगर फायर होगी तो उस पर भी नजर रखी जा सकती है, लेकिन वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि ये जब THAAD सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा तो इसके साथ 100 अमेरिकी सिपाही वो भी यहाँ तैनात होंगे। 100 अमेरिकन सोल्जर्स, दे विल बी डिप्लॉयड हियर इन इजराइल। और वो सीधी धमकी अब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को गई कि अगर इजराइल ने पलटवार किया, और वो इजराइल करेगा अब या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, पलटवार तो जबरदस्त होगा। जब वो पलटवार हुआ, अगर उसके बाद ईरान ने फिर पलटवार किया और उसमें अगर अमेरिकी सोल्जर्स को कोई खतरा पहुंचा, तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे, और वो ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए इस समय जो कोशिश है वो ये है, जब इजराइल पलटवार करे तो वो भी उसी तरह पलटवार करे जिस तरह से ईरान ने किया। इसका क्या मायने है? ईरान ने 181 या 200 से कम बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, वो मिलिट्री टारगेट्स पर पड़ी या उसके आसपास पड़ी, या उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया अंदर आने से पहले। उन्होंने सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया। तो लेजिटिमेट टारगेट जिसे कहा जाता है वॉर में, अगर इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाए, उनके नेवल पोर्ट्स को, उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, जहां ईरान मिसाइलें बनाता है, जहां ईरान जहाज बनाता है, जहां ईरान का सैन्य साजो सामान है, या फिर जहां ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेडक्वार्टर्स है, ये सब लेजिटिमेट टारगेट्स वॉर में गिने जाते हैं। अगर उन पर वार हुआ, वहां नुकसान हुआ, तो ईरान के पास कोई कारण नहीं होगा कि ईरान एस्केलेट करे। इस समय ईरान की स्थिति इजराइल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत खराब है। इजराइल कर क्या रहा है? जब आप और मैं बातें कर रहे हैं, इस समय भी इजराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों के आतंकवादियों पर जबरदस्त वार कर रहा है, जबरदस्त। हमास को उसने लगभग खत्म कर दिया है। एक याह्या सिनवार उसका आतंकी सरगना बचा है। एक वो आतंकी सरगना मर जाए तो या अगर उसको इजराइल अपने कब्जे में कर ले
तो फिर हमास की वो शक्ति जो थी, जिस तरह से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को निशाना बनाया था, वो शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इजराइल ने ये तय कर लिया है कि अब गाजा पट्टी में हमास की सरकार बनने ही नहीं देंगे, दुनिया चाहे जो कह ले। इजराइल का कहना है कि एक बार गलती हो गई, अमेरिका की बात सुन ली, वहां चुनाव करा लिए, वहां की जनता ने हमास को चुना और हमास ने केवल आतंकवाद फैलाया। तो अब ना अमेरिका की सुनेंगे, ना दुनिया की सुनेंगे। अब हमास को वहां एक बार फिर, आप अपने दुश्मन को काबिज नहीं होने देना चाहते सत्ता पर, तो अब गाजा पट्टी में हमास कभी नहीं आएगा, ये इजराइल ने तय कर लिया है, जब तक इजराइल के पास शक्ति है। पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए लड़ाकू विमानों की आवाज आप सुन भी सकते हैं मेरे ऊपर। दूसरी बात, इजराइल क्या कह रहा है, हम हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान में नहीं आने देंगे और उसके लिए जो करना पड़े करेंगे, और जबरदस्त कार्रवाई इस समय इजराइल कर रहा है दक्षिण लेबनान में। मैं कल रोश निकरा के इलाके में था, वहां पर सिविलियंस की जाने की बिल्कुल मनाही है, चाहे आप रोश निकरा की बात करें या नहारिया के आगे का जो सारा इलाका है, वहां सिविलियन नहीं जा सकते। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस से बातचीत करके कुछ मीडिया को वहां पर ले जाया गया था। मैं उन मीडिया के साथ तो नहीं था जो इजराइल की सरकार के साथ गए या उनके साथ, मैं अपने आप वहां पर गया था अपनी गाड़ी में। और वहां पर रोश निकरा के इलाके में इजराइल, जहां जहां इजराइल की सेना डिप्लॉयड है, वो जबरदस्त वार कर रही है दक्षिणी लेबनान पर। पिछले 24 घंटों में जबरदस्त पलटवार भी हुआ है। इसको किस तरह से देखा जाए, देखिए हिजबुल्लाह एक चीज अब जान गया है, हसन नसरल्ला मारा गया है, फुआद शुक्र मारा गया है, हुसैन सुरूरी मारा गया है, अकील मारा गया है। जितने भी टॉप के कमांडर है हिजबुल्लाह के, जिन्होंने पिछले 30 सालों में हिजबुल्लाह को वो बनाया दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिशिया या आतंकी फोर्स, अगर आप इजराइल की दृष्टि से देखें तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली आतंकी फोर्स अब तितर बितर हो चुकी है। उसकी पूरी टॉप रंग लीडरशिप मारी जा चुकी है। जिस सेकंड रंग को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, जिसमें हाशिम सैफुद्दीन का नाम आ रहा है, तो वो सैफुद्दीन या तो मारा जा चुका है या बुरी तरह घायल है, वो आउट ऑफ ऑपरेशन है। जो तीसरी रंग लीडरशिप की बात कर रहे थे, वो अपने बिल में से निकलने में भी घबरा रही है। फिर जो टैक्टिकल लीडरशिप थी, 1000 से ज्यादा टैक्टिकल लीडरशिप जो हिजबुल्लाह की थी, जिनको आदेश मिलता था और वो रॉकेट और मिसाइल अटैक करते थे, 1000 से ज्यादा वो इनके टैक्टिकल कमांडर्स वो पेजर अटैक्स में या मारे जा चुके हैं या इतनी बुरी तरह जख्मी हैं कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनकी जगह जिन लोगों को लाया गया है, वो फायर तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं। वो अपने इलाके से जो कुछ कर सकते हैं अपने इलाके से कर रहे हैं। बगल का इलाका क्या कर रहा है, उसके आगे का इलाका क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटेड बड़ा अटैक इजराइल पर अब करने की स्थिति में हिजबुल्लाह नहीं रहा। और ये तो पहला कदम है। इजराइल अब क्या कर रहा है, इजराइल एक इंच आगे बढ़ते हुए दक्षिणी लेबनान के इलाके को अपने कब्जे में ले रहा है कि अभी के लिए इजराइल ने साफ कर दिया वो वहां रहेगा नहीं, वो वहां टिकेगा नहीं। बस वो वहां से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। वहां से उसको खत्म करने के लिए एक गांव को खाली कराया जा रहा है। अगर गांव के लोग खाली कर देते, वेल एंड गुड, नहीं करते तो अगर इजराइल के पास जानकारी है कि वहां पर हिजबुल्लाह के हो रही है, यहां तक कि एक 100 साल पुराने नगर में, दक्षिणी लेबनान में 100 साल पुराना बाजार था। आप सोचिए 100 साल पुराना बाजार, वहां पर से हिजबुल्लाह का एक रॉकेट दागा गया और इजराइल ने वहां पलटवार किया, वो बाजार का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा इजराइल का कहना है। और ऐसी वहां से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की अब बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये फोर्स यहाँ पर 1978, ये यूएन का सबसे पुराना एक्टिव मिलिट्री मिशन है। लेबनान और इजराइल की सीमा पर, जिसे ब्लू लाइन कहते हैं, ब्लू लाइन पर यह तैनात है 1978 से। ठीक है, हिजबुल्लाह कब आया? 1982 में। तो हिजबुल्लाह के गठन से पहले का यूएन डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर। कुछ इलाकों में अभी इजराइल ने तस्वीरें जाहिर की, रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्रालय ने, वहां के नेताओं ने क्या कहा है उन तस्वीरों को जारी करते हुए कि ये यूएन का दफ्तर है, उससे 100 मीटर दूर सुरंग है, सुरंग के नीचे हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं।
और बकायदा आईडीएफ के कैमरा उसके अंदर गए, यहाँ के जो पत्रकार एम्बेडेड है उनको लेकर गए, वो सुरंग में से रॉकेट फायर हुआ इजराइल के मरकावा टैंक और उनके सोल्जर्स पर, तो उन्होंने पलटवार किया उस दिशा में, तो यूएन का दफ्तर उसकी जद में आ गया, उसका जो वॉच टावर है। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये प्रश्न हम सभी को आंसर करने की जरूरत है। यूएन यहाँ डिप्लॉयड है और मैं आपको यूएन के बारे में बता दूं कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस में, और इस मिशन में भी करीब 800 भारतीय अफसर और सैनिक यहाँ तैनात है। हालांकि इस जगह पर श्रीलंकन ट्रूप्स के होने की बात आ रही है, लेकिन जब मैं लेबनान गया था 2004 में 2003 में, तो 2003 में जो फोर्स कमांडर थे वो भी इंडियन थे और इंडियन बटालियंस वहां पर डिप्लॉयड थी। 8 सिख, जिसने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था कारगिल की लड़ाई में, 8 सिख को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। और उस समय भी हिजबुल्लाह के साथ हम लोग की बातचीत भी हुई थी, जब इंडियन मीडिया की तरफ से यहाँ पर आया था लेबनान में। तो इजराइल का कहना है ये यूएन की बिल्डिंग है, वॉच टावर है, 100 मीटर पर हिजबुल्लाह का सेफ हाउस है, सुरंग है, टनल है। कैसे हो सकता है? या तो यूएन अपना काम नहीं कर रहा है, या फिर यूएन की नाक के नीचे, क्योंकि टनल रातों रात तो खुदती नहीं है। जब टनल खोदी जाती है तो आवाज तो आती है, यूएन को क्यों नहीं पता चला? ये उनका प्रश्न है। और अगर यूएन के होते हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में काम कर रहा है, तो फिर ये यूएन रेजोल्यूशन 1701 का उल्लंघन है। यूएन रेजोल्यूशन 1701 जिसके तहत 2005 की 6 की जंग रुकी थी, उसमें यह कहा गया था कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में जाएगा, वहां यूएन और लेबनान की सेना आएगी और इजराइल लेबनान से हटेगा। तो इजराइल तो हट गया, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं हटा। तो यूएन अगर निष्पक्ष है तो यूएन का काम है कि इजराइल को भी वहां आने से रोके और हिजबुल्लाह को भी वहां आने से रोके। लेकिन इजराइल को तो रोक दिया गया और इजराइल की भर्त्सना भी हो रही है, लेकिन हिजबुल्लाह की भर्त्सना करते हुए सबको सांप क्यों सूंघ जाता है, ऐसा इजराइल में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या हिजबुल्लाह की जान की कीमत है और इजराइल के सैनिकों की, इजराइल के नागरिकों की जान की कीमत नहीं है? और जिस तरह ईरान जैसे देश 7 अक्टूबर को जो हुआ, या अगर वो हमास को और हिजबुल्लाह को और हूथी विद्रोहियों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, तो क्या 7 अक्टूबर को छुट्टी के दिन, त्योहार के दिन, बॉर्डर को पार करके हजारों लोग का घुस आना और हजारों लोगों को उनको मारना, पीटना, 1200 लोगों की हत्या कर देना, 250 लोगों का अपहरण कर लेना, बलात्कार करना, निर्मम हत्या करना, अपहरण कर लेना, ये सब रेजिस्टेंस है? क्या इसको रेजिस्टेंस कहा जा सकता है, या ये आतंकवाद है? और आतंकवाद और रेजिस्टेंस एक नहीं हो सकता। ये दुनिया को सोचने की आवश्यकता है, और इसमें जब तक दुनिया का दो मुंहापन चलेगा कि हमास और हिजबुल्लाह जो कर रहा है उस पर लोग नजर फेर लेंगे, और अगर इजराइल पलटवार कर रहा है तो उस पर छाती पीटेंगे, तो इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तरफ से अपराध और दूसरी तरफ का अपराध पर आप नजर अनदेखी कर ले, वो सही नहीं है। एक बार ये तय हो जाए तो फिर आगे की बात बहुत करीने से आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए इजराइल ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को, एंटोनियो गुटरेस को, अपने देश में पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी आप इस देश में नहीं आ सकते, करार दिया। कई देशों ने यूएन के पर अटैक की भर्त्सना भी की। भारत एक बहुत बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है और भारत यूनिफिल में भी उसकी भूमिका है। लेकिन एक प्रश्न मैं हर भारतवासी से भी इजराइल के नागरिकों की ओर से पूछना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह का बेगुनाह इजरायली नागरिकों को, 60,000 इजरायली नागरिक अपने देश में ही अपने घरों से 1 साल से बेघर हैं, क्या वो उचित है? क्या हिजबुल्लाह का बेगुनाह लोगों पर रॉकेट दागना, उनके घरों पर मिसाइलें दागना, हजारों सिविलियंस को डिस्प्लेस करना, क्या वो सही है? अगर इजराइल का एक्शन सही नहीं तो हिजबुल्लाह का एक्शन सही कैसे? और अगर दोनों का एक्शन सही नहीं तो फिर दोनों को बातचीत करने की जरूरत है, और बातचीत के लिए दोनों को न केवल हथियार अपने इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा, बल्कि हमास की कस्टडी में जो 100 से ज्यादा लोग अभी भी
उनकी कस्टडी में उन्हें अपहरण करके रखा है, 1 साल बाद उनको लौटाना पड़ेगा। यही दुनिया के सारे देश, और इसमें कई, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत का एक तबका हो, ऐसे कई लोग हैं दुनिया भर में जो बोलते हैं जो इजराइल कर रहा है हमास के खिलाफ या फिलिस्तीन में, वो गलत है। लेकिन वही लोग क्यों नहीं पहले हमास को कहते कि तुम जो 100 लोग बंद करके रखे तुमने 1 साल से ज्यादा, जिनको 1 साल से ज्यादा सिविलियंस को यातना दे रहे हो, उनको वापस करो, पहले वापस करो। इजराइल ने तो 7 अक्टूबर को हमला नहीं किया था, इजराइल तो अपनी छुट्टी सेलिब्रेट कर रहा था। 7 अक्टूबर को हमास ने पहले हमला किया, फिर इजराइल ने पलटवार किया। 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने हमला किया, फिर इजराइल अब पलटवार कर रहा है। 1 साल तक हिजबुल्लाह ने हमला किया। तो हमास और हिजबुल्लाह का आतंकवाद रेजिस्टेंस कैसे, ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। और जो इनका समर्थन धर्म के नाम पर कर रहे हैं, उनसे तो और बड़ा प्रश्न कि ये धर्म इसमें कैसे आ गया इस लड़ाई में। और अगर ये धर्म की लड़ाई है तो फिर जो लोग इससे तटस्थ रहना चाहते हैं वो तटस्थ क्यों ना रहे, क्योंकि इस समय जो जमीन पर मैं ग्राउंड ऑपरेशन देख रहा हूं, और मैं 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को भी इजराइल में था, और यहां पर 1 अक्टूबर के बाद जो ईरान ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद भी मैं यहां तब से यही हूं। और मैं देख रहा हूं किस तरह आप 1 घंटे से ज्यादा किसी इलाके में बाहर रह ले तो एकाएक एयर रेड सायरन बजने लगता है और आपको छिपना पड़ता है एयर रेड शेल्टर में। पूरा जीवन अस्त व्यस्त सबका हो जाता है। और अगर आप एयर रेड शेल्टर में ना जाए तो जैसे कल जो लोग एक त्योहार मना रहे थे, यहाँ त्योहार चल रहा है, ये महीना यौम किपुर के पहले और बाद इनका पूरा 2 हफ्ते का एक त्योहार का कैलेंडर है। लोग त्योहार मना रहे थे और वहां पर ड्रोन आके गिरा हिजबुल्लाह का बिन्यामीना में, और उसमें 4 सिपाही मारे गए हैं। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में 63 के आसपास लोग घायल हुए। अब ये जो आप विमानों की आवाज की उसकी गर्जना सुन रहे हैं, जबरदस्त पलटवार कर रहा है इस समय इजराइल, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि इजराइल की सीमा से लेकर लिटानी नदी ही नहीं, अब तो अवाली नदी के पार उसने कर दिया है कि इतना एक पहले बफर जोन बने, यहां से हिजबुल्लाह पूरी तरह से हट जाए, हिजबुल्लाह के गढ़ यहां ना रहे। छोटे मोटे इक्का दुक्का तो अटैक्स होते रहेंगे, लेकिन ये जो मास रॉकेट अटैक्स होते हैं वो ना हो, ये इजराइल की कोशिश है। और इजराइल का जो अपना मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब हमने 2 बार इसको देख लिया है कि ये थोड़ा सा ओवरवेल्म हुआ। 1 अक्टूबर को भी ये ओवरवेल्म हुआ, और अगर आप 7 अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर को तो एक साथ हजारों रॉकेट, 5000 से ज्यादा रॉकेट हमास ने छोड़े थे। हमास के पास 5000 रॉकेट आए कहां से? जो घरों में पानी के लिए पाइप बना है, जो लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए पाइप बना है, वो पाइप काट काट के उसमें विस्फोटक भर भर के उससे वो लोग रॉकेट बनाते हैं। क्रूड रॉकेट उस तरह के होते हैं, लेकिन नुकसान भारी पहुंचाते हैं। ईरान से स्मगलिंग करके वहां पर सुरंगों से रॉकेट्स आते हैं, मिसाइलें आती हैं। इजराइल की क्या कोशिश है? तीन प्रोंग्ड उसकी ऑफेंसिव इस समय है। एक तरफ हमास को ध्वस्त करो, दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को ध्वस्त करो, बेरूत और बेरूत के आसपास उसको फिर से गढ़ मत बनाने दो। अब हिजबुल्लाह को एक ऐसी आतंकी शक्ति के रूप में या एक ऐसी मिलिशिया के रूप में इजराइल बनने ही नहीं देगा। उसका ये ऑपरेशन तब तक निरंतर चलता रहेगा। जब एक बार हमास और हिजबुल्लाह डाउन हो गए, यानी ईरान के दोनों हाथ कट गए, तो हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका है ही। वो यमन में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से, और अमेरिका के 3-4 ऑपरेशंस उस क्षेत्र में हो भी चुके हैं, उस क्षेत्र में खासतौर पर, क्योंकि रेड सी में हूथी विद्रोही अमेरिका के जहाजों को और अमेरिका के इंटरेस्ट को निशाना बना रहे हैं। हूथी विद्रोहियों से अमेरिका निपटेगा, और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है, जो उसकी स्ट्राइक फोर्स है, वो भूमध्य सागर में अब आ चुकी है। एडिशनल फोर्सेस आ रहे हैं, थर्ड सिस्टम काम कर रहा है। और ये देखिए इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जब इजराइल पलटवार करेगा तो इजराइल के पलटवार में इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले आयरन डोम शॉर्ट रेंज मिसाइलों को, यानी 50 किलोमीटर तक की मिसाइल जो इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल है, उसको वो ध्वस्त करेगा। उसके बाद डेविड स्लिंग 100 से 150 किलोमीटर की दूर की आने वाली मिसाइलों को डेविड स्लिंग सिस्टम ध्वस्त करेगा। फिर एरो 2 और एरो 3 सिस्टम, ये एक तरह से ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये ध्वस्त करेगा। उसके बाद
इजराइल के लड़ाकू विमान ये लगातार मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ हवा में ही रहते हैं और इनका एवैक्स जो एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी हवा में उसका एक विमान ऐसे उड़ता रहता है और उस विमान में एक जनरल रैंक का अधिकारी होता है, उसमें कई रेडार होते हैं, वो एक साथ 400-500 टारगेट्स को देख सकते हैं, ईरान पर नजर रखते हैं, यमन पर नजर रखते हैं, हिजबुल्लाह पे नजर रखते हैं और हर टारगेट पर उनकी नजर रहती है। जैसे ही मिसाइल फायर होते ही लड़ाकू विमान जो इजरायली वायुसेना के हैं वो उन मिसाइलों को पहले ही ध्वस्त कर देते हैं। अगर उन लड़ाकू विमानों से मिसाइलें बचती हैं तब फिर वो जो थर्ड सिस्टम है जो अमेरिका का आ रहा है वो थर्ड सिस्टम उसको एंगेज करेगा। थर्ड सिस्टम से अगर कोई बच गया तो एरो 3 और एरो 2 मिसाइल सिस्टम उसको डील करेंगी। उससे अगर कोई बच गया तो डेविड स्लिंग, और उससे अगर कोई बच गया तो आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम या ये पूरा मिसाइल डिफेंस शील्ड इजराइल की है, वो एक बार फिर ओवरवेल्म ना हो जाए। मान लीजिए ये एक बार में 50 रॉकेटों को या 100 रॉकेटों को या 150 रॉकेटों को रोक सकती हैं, तो फिर भी 10-12 आ सकते हैं। तो इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि जितनी रॉकेट फायरिंग की कैपेसिटी है ईरान की, उससे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम हो, पहली बार। दूसरी बात, अब जब इजराइल पलटवार करेगा तो ईरान की रॉकेट और मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटीज, जहां से वो रॉकेट और मिसाइल फायर करता है, उन जगहों को ही वो पहले से ध्वस्त कर देगा कि ईरान की रॉकेट या मिसाइल फायर करने की ही क्षमता कम हो जाए। उनके बंदरगाहों को निशाना बनाएगा। बंदरगाहों को निशाना बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए तेल के कुओं को आग लगा दीजिए तो पर्यावरण पर बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर बंदरगाह ही नहीं हो जाएंगे तो तेल उन कुओं से बाहर जा ही नहीं पाएगा, तो इकोनॉमी वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। आपने पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और आपने फिर भी उनके इकोनॉमी को ध्वस्त करने का क्या। आप साइबर अटैक से उनके पूरी बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त कर सकते हैं, देश में हाहाकार मच जाएगा। साइबर वॉरफेयर, तो अब काइनेटिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर एक साथ जब चलते हैं तो इससे देश घुटनों पर आ जाते हैं, और यही इजराइल की समय कोशिश है, ईरान को उसके घुटनों पर ले आए ताकि वो हिजबुल्ला और हमास को रॉकेट और मिसाइलें दे ही ना सके। और इसीलिए सीरिया के बॉर्डर पर बमबारी लगातार इजराइल कर रहा है, वहां की सुरंगें ध्वस्त कर रहा है। सीरिया में दमिश्क में, दमास्कस में वो डिस्ट्रॉय कर रहा है जो एयरबेस है जहां से रॉकेट्स और मिसाइल्स आते हैं। तो इस तरह से पूरे एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव इजराइल की तरफ से, और बहुत साइंटिफिक और सिस्टमैटिक ऑफेंसिव इजराइल की तरफ से चल रहा है ईरान को ध्वस्त करने के लिए, और इसमें समय लगता है। जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनका लगातार ये कहना है, अब तक कोशिश ये थी हमास को कंटेन कर लो, हिजबुल्लाह को कंटेन कर लो, ईरान को कंटेन कर लो। अब रणनीति है ईरान पहले हमास को ध्वस्त कर लो, कि गाजा पट्टी में हमास का नामो निशान मिट जाए। इक्का दुक्का रॉकेट फायर करेगा, लेकिन एक मिलिट्री पावर के रूप में, एक गवर्नमेंट पावर के रूप में अब हमास का अस्तित्व खत्म करना है, याह्या सिनवार को खत्म करने के बाद, ऐसा इजराइल की मंशा है। उसी तरह हिजबुल्लाह को अगले 20 साल में वो अपना सर ना उठा सके, ऐसे उसका फन कुचल दो, पूरी तरह से कुचल दो। उसमें नुकसान इजराइल का भी बहुत होता है, इजराइल के भी कई सैनिक मारे जा रहे हैं, इजराइल के भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन उस खतरे को इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है जो बिल्कुल उसकी सीमा पर है। तब ये 60,000 लोग अपने घरों में लौट पाएंगे, उत्तरी इजराइल में वो सुरक्षित रह पाएंगे। और इसीलिए एक जो बफर जोन है लिटानी नदी का, वहां पर इजराइल अपना कुछ ना कुछ वर्चस्व, जब तक यूएन और लेबनान की सेना उसे मजबूती से ना अपने वहां पैर पसार सके, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए तो इजराइल ने कह दिया कि यूएन भी 5 किलोमीटर पीछे हट जाए, हम पूरे इलाके में बमबारी करेंगे, क्योंकि वरना यूएन की आड़ लेकर इजराइल पर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। तो यूएन की आड़ भी वो नहीं रहने देना चाहते, वो यूएन को भी ध्वस्त वहां से हटा देना चाहते, 5 किलोमीटर पीछे कर देना चाहते, ये उनकी मंशा है। यूएन मानेगा, दुनिया इस पर क्या करेगी, दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये सब हम लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। अभी तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूं, यहाँ इस समय क्या चल रहा है। और उसके बाद ईरान पर चाहे साइबर अटैक हो, चाहे उसके बंदरगाहों पर अटैक हो, चाहे उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हो, इन सबको पहली बारी में निशाना बनाएगा इजराइल। अगर ईरान ने फिर पलटवार किया, तब पलटवार करके उसके
तेल के भंडारों को निशाना बना सकता है। फिर अगर ईरान ने फिर पलटवार किया, फिर उसके परमाणु हथियारों को भी निशाना बना सकता है इजराइल। एक तरह से इसे एस्केलेशन लैडर कहते हैं। और उस एस्केलेशन लैडर पर इजराइल का आकलन यह है कि हर स्तर पर अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो इजराइल उस एस्केलेशन लैडर के ऊपर है। ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों की तुलना में 19 नहीं 20 के हिसाब से 15 ही बैठेगा या 10 ही बैठेगा, ये वो तय है। लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तब इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इजराइल का यह कहना है कि ये लड़ाई उनके न केवल वजूद के लिए है, अस्तित्व के लिए है, लेकिन इजराइल का कहना यह है कि वो ईरान की जो इजराइल के मुताबिक आतंकी रिजीम है, जो हर जगह लोगों को धमकाती है, उसको वो बढ़ने नहीं देना चाहता। और निशाने पर हो सकता है अयातोला अली खमेनी भी इजराइल के निशाने पर हो, जिस तरह से इस्माइल हानिये को ईरान के राष्ट्रपति भवन परिसर में ही तेहरान में मार दिया गया था। अगर ऐसा इजराइल कर सकता है, हालांकि इजराइल ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर इजराइल यहां तक कर सकता है तो फिर इजराइल से, जैसा बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है, उनसे कोई सुरक्षित नहीं है इजराइल के मुसाद से और इजरायली डिफेंस फोर्सेस से। ग्राउंड जीरो से इस समय मेरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन लगातार ताजा अपडेट्स के साथ मैं आपके पास आता रहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।